दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक और दिल दहला देने वाली खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने चीन को दिया ऐसा झटका, जिंदगी भर याद रखेगा ड्रैगन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत में लिया था ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे चीन को क्या झटका दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अमित शाह को कांग्रेस ने दिया जवाब, कहा नेहरू ना होते तो श्रीनगर खो देता भारत। जिसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि कांग्रेसियों की कैसे बौखलाहट बाहर आ रही है, जबकि अमित शाह जी ने आईना दिखाने का काम किया है। कहा आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती। साथ ही साथ दोस्तों गोगा मेडी हत्याकांड में यूएपीए के तहत केस दर्ज, एफआईआर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी जिक्र। जी हाँ, और आपको बताएंगे जहाँ कौन होगा बीजेपी शासित 3 राज्यों का मुख्यमंत्री। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 ओवरग्राउंड वर्कर हथियारों गोला बारूद के साथ गिरफ्तार। जी हाँ, पुलिस ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के 2 ओवरग्राउंड वर्करों बोले तो OGW को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद फारूक और मोहम्मद नजीर को बुद्धल इलाके के बहरोटे गांव में तलाशी एवं घेराबंदी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके खुलासे पर पास के जंगल में एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 30 गोलियां, 2 हथगोले और कपड़े और एक तार कटर जैसी कुछ अन्य चीजें बरामद की गई। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने चीन को दिया ऐसा तगड़ा झटका, 10 को तक याद रखेगा ड्रैगन। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI से इटली हो गया है बाहर और ये फैसला भारत में लिया था। आपको बता दें इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने चीन को आखिरकार बड़ा झटका दे ही दिया। हुआ ये कि इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI के से आधिकारिक रूप से वापसी कर ली है। ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ ही यूरोप का वो पहला देश है जिसने BRI में आने के लिए हामी भरी थी। पीएम मेलोनी हमेशा से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलती आई है। इटली में 2019 में BRI में शामिल होने का फैसला किया था। इस पहल के तहत चीन दुनिया भर में सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है। जॉर्जिया मेलोनी सरकार के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, BRI समझौते को इटली और चीन के बीच दोस्ती का प्रतीक माना गया था। इटालियन मीडिया की तरफ से बताया गया है कि कुछ दिनों पहले इटली की सरकार ने पीएम मेलोनी के नेतृत्व वाली एक टीम की तरफ से समझौते को कैंसिल करने वाला एक नोट चीन के अधिकारियों को भेजा और ये नोट भेजने से पहले चीन को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। इस नोट के साथ ही इटली ने 4 साल बाद BRI से बाहर होने की जानकारी भी चीनी सरकार को दे डाली। जी हाँ, इस साल की शुरुआत में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत यानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत के दौरान व्यक्तिगत रूप से चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बताया कि उनके देश ने BRI छोड़ने का फैसला किया है। इतालवी सरकार ने पहले कहा था कि चीन के साथ BRI समझौता उनकी उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से मेलोनी ने चीन के इस BRI प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला लिया दोस्तों, और बाहर होकर भी दिखा दिया, ये कहीं ना कहीं चीन को और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को लाइफ टाइम दर्द दे दिया है दोस्तों, और ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में क्या मेलोनी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है? आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नेहरू ना होते तो श्रीनगर खो देता भारत। जी हां, अमित शाह जी को कांग्रेसियों का जवाब बता दें। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने संसद में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की भूल के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अस्तित्व में आया। कांग्रेस ने शाह की टिप्पणियों को गलत बताया। शाह ने दावा किया कि नेहरू ने तब युद्ध विराम की घोषणा करने का फैसला किया जब भारतीय सेना जीत रही थी। इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि कांग्रेस ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध पैदा हो गया था जिससे युद्ध विराम की आवश्यकता पड़ी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि युद्ध विराम का फैसला तत्कालीन सेना प्रमुख की सलाह के आधार पर लिया गया था। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री की जानकारी का स्रोत क्या है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल रॉय बुचर ने सैन्य सलाह
दी थी और सलाह ये थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई और इसीलिए युद्ध विराम अनिवार्य हो गया। ये फैसला तत्कालीन नेहरू कैबिनेट ने लिया था और ये उन्होंने अकेले नहीं लिया था, ये कैबिनेट का फैसला था। वहीं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती तो भारत श्रीनगर खो देता। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य पेश करना भाजपा की आदत बन गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह जी ने लोकसभा में बोलते हुए पिछले 70 वर्षों से कश्मीर की समस्याओं के लिए नेहरू की 2 भूलों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए 2 बड़े ब्लंडर यानी गलतियों का खामियाजा जम्मू कश्मीर को वर्षों तक भुगतना पड़ा। गृह मंत्री ने कहा कि अगर संघर्ष विराम ना हुआ होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके अस्तित्व में नहीं आता। नेहरू के संदर्भ में शाह की टिप्पणियों का विरोध करते हुए कांग्रेस ने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी बात रखी, दोस्तों इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस या यूं कह ले विपक्ष बौखला गया इस बयान पर, ऐसे में अपना बचाव करने लगा, ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। लेकिन आखिर नेहरू की इन 3 गलतियों को कैसे छुपाएगी कांग्रेस? जहां पर पीओके पर बहस की चुनौती देकर कांग्रेस ने मुश्किल मोल ले लिया, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलते एक और खबर की तरफ, जहां खाड़ी के मुस्लिम देशों के दौरे पर क्यों पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, यूएई में रूसी राष्ट्रपति का शाही स्वागत, अमेरिका को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के अपने आधिकारिक दौरे से पहले पुतिन के अबू धाबी पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पुतिन के यूएई पहुंचने की खबर से अमेरिकी मीडिया में हलचल मच गई है। रशिया की मीडिया की माने तो पुतिन यूएई और सऊदी अरब वर्किंग विजिट्स के तहत पहुंचे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद पुतिन पहली बार मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। दिलचस्प बात है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ही रशिया के अहम व्यापारिक साझेदार हैं। दोनों ही देशों ने यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। ये देश रशिया के पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को मानने से इनकार करते आए हैं। अबू धाबी में पुतिन का शाही स्वागत हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की वर्तमान स्थिति और संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ माना जा रहा है कि दोनों नेता वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें इजराइल हमास की जंग का मसला भी शामिल है। जो रीड आउट क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक रूसी नेता इसके बाद रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन यात्राओं के बाद पुतिन गुरुवार को मॉस्को में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का स्वागत करने वाले हैं। ईरान और रशिया की करीबी यूक्रेन में जंग के बाद नाटकीय रूप से और बढ़ गई है। चलते और खबर की तरफ, जहां भारत में मेरे बच्चों को हिंदू बनाया जा रहा, पाकिस्तान सरकार करे मेरी मदद। जी हाँ, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने लगाई गुहार। बता दें पाकिस्तान से भागकर अपने प्रेमी के लिए भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर लगातार अपने बच्चों की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुलाम हैदर का आरोप है कि उनके बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से मांग की है कि उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। जब सीमा भारत आई थी तब गुलाम हैदर सऊदी में थे, लेकिन अब वो अपनी मां के लिए पाकिस्तान वापस लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाम के मां की तबीयत ठीक नहीं है और वो अंतिम सांस ले रही है। बुधवार को गुलाम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भारतीय उच्चायोग और वहां से विदेश मंत्रालय जाएंगे। वीडियो में उनके वकील ने सीमा हैदर का निकाहनामा भी दिखाया। इसमें गुलाम के वकील ने दावा किया कि सीमा हैदर झूठ बोलती रही है। गुलाम हैदर ने वीडियो में कहा कि मैं पाकिस्तानी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाओ। उनका जबरदस्ती धर्म बदलवाया जा रहा है, उनको हिंदू बनाया जा रहा है। भारत के एक वकील पाकिस्तान को ललकार है। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं कि मेरे बच्चों को लाया जाए। बहरहाल दोस्तों, क्या सीमा हैदर को वाकई में वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर उन्हें भारत में ही रहने दिया जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने वाले आतंकी की कराची में गोली मारकर हत्या। लश्कर के आतंकी को अज्ञात ने उड़ाया। जी हाँ, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अदनान अहमद, जिसे हंजला अदनान के नाम से भी जाना जाता है और लश्कर तैयबा का एक प्रमुख आतंकवादी था, उसे पाकिस्तान में मार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकवादी अदनान अहमद की पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अदनान अहमद को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उड़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक
आतंकी अदनान अहमद की पहचान पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर 2016 के हमले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की गई थी, जिसमें भारत के 8 वीर सैनिक शहीद हो गए थे और 22 अन्य जवान घायल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से इसने ये साजिश रची थी, इसको वहीं पर मौत का घाट उतार दिया गया। दोस्तों ऐसे में किसने इसकी हत्या की, किसने इसकी जान ली, उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी था जिसने भारत के अपने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था दोस्तों, और इसने कई सारे अपने भारतीय सैनिकों को शहीद भी किया है, उन पर वार करके, उन पर प्लानिंग करके। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इसको जिस प्रकार से मौत के घाट उतारा गया है, चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों। हमेशा की तरह आपको बताते हैं इस पर। अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिख कर अवश्य बताइएगा, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू को जान से मारने की साजिश पर बोला अमेरिका, कहा भारत की तरफ से जांच का करेंगे इंतजार। जी हां, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों के बीच अमेरिका ने मामले पर फिर बयान दिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वो पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत की जांच के नतीजों का इंतजार करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने इस मामले को सीधे अपने भारतीय समकक्ष के सामने उठाया है और उनसे कहा है कि हम इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पूरी जांच करेंगे। उन्होंने जांच की बात सार्वजनिक तौर पर कही है। अब हम उनकी जांच के खत्म होने और इसके नतीजों का इंतजार करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां जो बाइडेन ने अमेरिकियों से कहा कि ट्रंप को हराने के लिए ही लड़ रहा चुनाव, जी हां, वरना सब खत्म हो जाएगा। बता दें 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नेताओं में आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के चुनाव में उम्मीदवार नहीं होते तो वो भी शायद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है और वे एक बार फिर राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होंगे। ट्रंप की उम्मीदवारी को देश के लिए खतरा बताते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र 2024 में अधिक खतरे में है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति और उनके सहयोगी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हैं। इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह घोषणा करके सभी को चौंका दिया था कि वे 2024 के चुनाव में भी उतरेंगे। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी 2024 के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर नॉर्थ कोरिया का खूंखार शासक किम जोंग उन फूट फूट कर रो पड़े। आखिर क्यों, बता दें। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि वो अपने देश में जनता के लिए अजीबोगरीब नियम और कानून लागू करते रहते हैं। हालांकि इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिनमें वो महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियाई स्टेट मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जानकारी दी है कि सोमवार को किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का अनुरोध किया गया। इस दौरान उन्हें फूट फूट कर रोते फिल्माया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किम जोंग उन ने देश में गिरते जन्म दर को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए एक सभा का आयोजन भी किया और देश की कई महिलाओं के बीच जन्म दर को बढ़ाने की अपील की। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को एप्पल ने दिया तगड़ा वाला झटका। आईफोन 16 की बैटरी भारत में बनवाने की तैयारी। बता दें, दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन को एक और बड़ा तगड़ा झटका मिला है। यह झटका आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने दिया है। एप्पल अपने न्यू जनरेशन आईफोन की बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आईफोन 16 को बैटरीज भारत में बनवाना चाहता है, जिससे चीन पर निर्भरता कम की जा सके। रिपोर्ट में एप्पल से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी ने अपने कंपोनेंट सप्लायर्स को आईफोन 16 के लिए बैटरी को भारतीय कारखानों से प्राप्त करने की प्राथमिकता के बारे में सूचित कर दिया है। चीन की कंपनी डेसाई से भारत में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने का आग्रह किया गया। वहीं ताइवान के बैटरी सप्लायर सिंपलो टेक्नोलॉजी को भविष्य के ऑर्डर्स के लिए भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लगातार चीन को झटके पे झटका मिल रहा है। शुरू में मेलोनी ने झटका दिया, जो हमने आपको बताया। अब आईफोन ने झटका दिया है दोस्तों। अब आपको बता दें, एफडी के पैसे तक नहीं दे पा रहा ये बैंक, चीन की लुटिया डूबने वाली है। मूडीज ने जिनपिंग का मूड कर दिया ये रिपोर्ट जारी करके खराब। बता दे, एक तरफ भारत की इकोनॉमी 6% से ज्यादा गिरफ्तार से बढ़ रही है, तो पड़ोसी चीन की हालत ठीक नहीं लग रही। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साथ कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। जीवन भर राज करने की जुगत में लगे राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए देश के शैडो बैंकिंग सेक्टर से बुरी खबर आई है। एक और शैडो बैंक गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया है। इसका नाम है वैक्सियांग ट्रस्ट।
ये चीन की एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। बताया जा रहा है कि इसकी हालत इतनी खराब है कि अपने निवेशकों को समय से भुगतान भी नहीं कर पा रही है। हाँ, उनके एफडी मैच्योर हो गए लेकिन पैसा फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि चीन की क्या दुर्दशा होने वाली है। और एक बात भी सच है दोस्तों कि अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो आने वाले समय में ये चीजें आप पर भी बीतेंगी। जी हाँ, और वही होती नजर आ रही है चीन को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां कश्मीरी मूल की क्रिस्टल कॉल लड़ेंगी अमेरिकी संसद के लिए चुनाव। बता दे, भारतीय मूल की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली क्रिस्टल कॉल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ेंगी। भारत के कश्मीर से संबंध रखने वाली कॉल वर्जीनिया के कांग्रेस जिले से अपने दावेदारी पेश करेंगी। क्रिस्टल कॉल ने घोषणा की है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, बहरहाल भारतीय मूल की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली क्रिस्टल कॉल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए जिस प्रकार से चुनाव लड़ने वाली है, इनको दोस्तों आप लोग ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अंजू और अरविंद में शुरू हुई बातचीत तो घबराया नसरुल्ला, हिंदुस्तानियों को दे दी चुनौती, हर दिन रो रहा। बता दें, पाकिस्तान में 5 महीने बिताने के बाद भारत आई अंजू को लेकर उसके प्रेमी नसरुल्ला के मन में डर सताने लगा है। दरअसल पाकिस्तान से आने के बाद अंजू ने एक बार उससे अपने भारतीय पति अरविंद से फिर से बातचीत शुरू कर दी है। अरविंद ने कहा है कि अगर बच्चे चाहेंगे तो वो अंजू को फिर से अपना सकता है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद नसरुल्ला टेंशन में आ गया है और भारत आने की कोशिश में जुट गया है। उसने हिंदुस्तान के लोगों को चुनौती भी दी है और कहा कि हमने अंजू को मेहमानों की तरह से रखा था और अब बारी भारत के लोगों की है। उसने ये भी कहा कि अंजू की याद में वो दिन रात रो रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेज दिए जानवर। बता दें, एक तरफ दुनिया जहां इजराइल हमास जंग को लेकर परेशान है, वहीं ईरान ने अंतरिक्ष में अपने नए मिशन को लेकर सबको चौंका दिया है। ईरान ने एक कैप्सूल में कई जानवरों को भरकर अंतरिक्ष के में विशेष मिशन पर भेज दिया है, जिससे करीब 10 वर्ष पहले ईरान ने एक बार बंदर को अंतरिक्ष में भेजने और उसे धरती पर सफलता पूर्वक लाने का दावा किया है। ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने आने वाले वर्षों में मानव मिशन की तैयारी के तहत एक कैप्सूल में जानवरों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी डरना ने दूरसंचार मंत्री ईसा जारेपुर के हवाले से कहा है कि कैप्सूल को कक्षा में 130 किलोमीटर प्रक्षेपित किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां गोगा मेडी हत्याकांड में यूएपीए के तहत केस हुआ दर्ज। एफआईआर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी जिक्र। बता दें, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में दर्ज एफआईआर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी का भी जिक्र है। इन पर सुरक्षा मुहैया कराने में लापरवाही बरतने का आरोप है। एफआईआर में दावा किया गया है कि गोगा मेडी की सुरक्षा की मांग को लेकर 3 बार 24 फरवरी, 1 मार्च और 25 मार्च को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखा गया था, लेकिन उन्हें जानबूझकर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। ये एफआईआर गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत ने दर्ज करवाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, जहां राजस्थान में सीएम के नए नाम के ऐलान पर हलचल तेज। वसुंधरा को बुलाया गया दिल्ली। जी हां, असेंबली चुनाव में जोरदार जीत के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने के लिए बीजेपी नेता दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बारे में पहले प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में अहम बैठक चल रही है। जल्द ही इस बारे में कोई बड़ी घोषणा सामने आ सकती है। तीनों राज्यों में सीएम पद के लिए कई दावेदार बताए जा रहे हैं। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा जहां एक बार फिर अपना दावा ठोक रही हैं, तो वहीं पार्टी नेतृत्व की ओर से इस बारे में अभी तक चुप्पी साधी हुई है। वसुंधरा के अलावा दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल और ओम माथुर समेत कई दूसरे नेताओं के नाम सीएम पद की चर्चा में चल रहा है। ऐसे में वसुंधरा समर्थक विधायक जितने भी हैं दोस्तों, वो एकजुट होते दिखाई नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वसुंधरा ने नड्डा जी से मिलने का वक्त भी मांगा है। बहरहाल दोस्तों, राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाना चाहिए, आप लोग क्या सुझाव देंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल की क्या राय है दोस्तों राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अधीर रंजन चौधरी का बहुत बड़ा बयान। कहा, कश्मीर के मुद्दे पर लोकसभा में पूरे दिन चर्चा हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बता दें, जो हमने आपको कहा था आगे बताएंगे, आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के कई नेता कश्मीर की बात आने पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनावश्यक आलोचना करने लगते हैं और इस मुद्दे पर सदन में एक बार पूरे दिन चर्चा करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
विधेयक 2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी ने यह बात कही, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम ऐसी चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेस पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा वे सिर्फ हिंदुत्व का अपमान करते हैं और हार के बाद ईवीएम को दोष देते हैं। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। केवल तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस की हार के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हार के बाद कांग्रेस दुर्व्यवहार पर उतर आती है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सोच स्पष्ट है, वे देश की संस्कृति और पहचान को मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, लेकिन हम देश को बंटने नहीं देंगे। उनकी सोच केवल हिंदुत्व और सनातन धर्म का अपमान करना है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी लगातार सनातन धर्म का बदनाम करते रहते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह समेत कई अन्य विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। हार के बाद वो अपने हार की वजहों को नहीं देखते, वे केवल ईवीएम को दोष देते हैं। वे केवल हिंदू और सनातन धर्म पर निशाना साधते हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी अनुराग ठाकुर जी के इस बात का पूरा समर्थन करेंगे? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को बनाया जाए इंडिया का संयोजक। कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने कर डाली ऐसी मांग। बता दे 5 में से 4 राज्यों में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी पर चौतरफा वार कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने बुधवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का संयोजक बनाया जाना चाहिए। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि ऐसी बनाई है जो उन्हें विपक्षी समूह के संयोजक बनने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जो छवि बनाई है, अगर वो इंडिया के नेता बनते हैं तो ये अच्छा होगा। एक और खबर की बात करें, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर सबसे बड़ी खबर, बाल रूप में अयोध्या में विराजमान होंगे रामलला। 90% तैयार हुई मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कहा कि भगवान श्री राम के बाल रूप को दर्शाने वाली मूर्ति 90% तैयार है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के 5 वर्षीय बाल रूप को दर्शाने वाली 4 फुट 3 इंच की मूर्ति का निर्माण अयोध्या में 3 स्थानों पर किया जा रहा है। 3 कारीगर पत्थर के 3 अलग अलग टुकड़ों पर मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से श्रेष्ठतम कृति को चुना जाएगा। चंपत राय ने कहा ये मूर्तियां 90% तैयार हैं और परिष्करण कार्य पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मूर्ति को भूतल पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का भूतल लगभग तैयार है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा यानी अभिषेक समारोह में कोई समस्या नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।